This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी निचली क्लासेस के कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखे थे, जिसमें हम देख रहे थे कि आखिर बहुपदों को उनकी घातों के आधार पर कितने टाइप में क्लासिफाई किया गया है या फिर कितने प्रकार में बांटा गया है। तो हमने देखा था, अच्छा उससे भी पहले हमने देखा था कि बहुपद की घात क्या होती है। तो हमें पता है बहुपद की जो घात होती है, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। बहुपद की घात होती है चर की अधिकतम घात। ठीक है, वही बहुपद की घात होगी। और फिर बहुपद की घात के आधार पर हमने बहुपदों को तीन प्रकार में बांटा था। सबसे पहले देखा था हमने रैखिक बहुपद, जिसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। तो जिस भी बहुपद की घात एक होती है उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। फिर हमने देखा था द्विघात बहुपद। तो जिस भी बहुपद की घात दो होती है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और इसके बाद क्या आता है जो कि हम आज पढ़ेंगे, त्रिघात बहुपद, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस भी बहुपद की घात तीन होती है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण की बात करें तो मान लीजिए रैखिक बहुपद है 3x-1। यह आप देख सकते हैं, यह एक रैखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें उपस्थित जो चर है उसकी घात एक है, तो इसका मतलब यह रैखिक बहुपद होगा। मान लीजिए हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल बताना है, तो 3y² माइनस 2x प्लस 3z+4। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आपके चर कितने हैं, तीन चर हैं, y है, x है और z है। y की अधिकतम घात 2 है, x की 1 है, z की भी 1 है। तो अधिकतम घात किसकी है, y की है 2। तो इसका मतलब बहुपद की घात भी 2 होगी और यह एक द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, चलिए अभी इसी के आधार पर आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, रिकॉल टेस्ट अपनी स्क्रीन पर, वह आपको सॉल्व करना है और उसका आपको उत्तर करना है पोल सेक्शन में। क्वेश्चन क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा बहुपद एक द्विघात बहुपद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक द्विघात बहुपद नहीं है। ध्यान से सॉल्व करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। जो भी बच्चे बेटा 5:30 बजे के बाद जुड़ रहे हैं, कोशिश करें आप 5:30 बजे तक जुड़ जाएं। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, आपको बताना है दिए गए बहुपदों में से कौन सा एक द्विघात बहुपद नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, वो भी अपना आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। देखिए हमें क्या बता करना है, हमें बताना है कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हम एक एक करके बहुपदों को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, x और इसके ब्रैकेट में दिया है x+1। इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है, यानी कि इसके प्रत्येक पद से हम गुणा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यह क्या दिया गया है, हमें एक पदी का द्विपदी से गुणन है। यह एक पदी है, यह द्विपदी है। तो एक पदी का द्विपदी से हमें गुणा करना है, जिससे कि हमें पहले बहुपद प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो x का गुणा पहले x से करते हैं, x गुणा x
बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर x का गुणा किससे करेंगे, 1 से, तो x गुणा 1, तो क्या आएगा, x गुणा x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 क्या हो जाएगा, x। तो हमारे पास बहुपद आ गया x स्क्वायर प्लस x। इसमें आप देख सकते हैं जो चर है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब यह एक द्विघात बहुपद है। यह कैसा बहुपद है, द्विघात, क्योंकि इसकी अधिकतम घात 2 है। ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है, ऐसा बहुपद ढूंढना है जो कि द्विघात नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, 3 2y - y। अब हो सकता है किसी बच्चे ने इसको, देखिए दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। किसी बच्चे ने तो पहले अंदर वाला सॉल्व कर लिया हो, 2y में से y घटाएंगे, 2y में से y घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1y बचेगा, क्योंकि 2y यहाँ पर है, 2y में से 1y को घटा रहे हैं, तो क्या बचेगा, 1y बचेगा। तो हमारे पास बहुपद क्या आ जाएगा, 3y। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों ने पहले गुणा किया हो, तो चलिए गुणा करते हैं। 3 का गुणा करेंगे 2y से, 3 दूनी 6, तो ये आ गया 6y माइनस 3 का गुणा करेंगे y से, तो क्या आ जाएगा, 3 गुणा y 3y। तो 6y में से 3y को घटाएंगे क्योंकि दोनों समान पद हैं, तो 6y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 3y। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों ही बहुपद सेम आए हैं दोनों ही तरीकों से, और वो आने भी थे, क्योंकि बस तरीके अलग हैं, आंसर तो सेम ही आता। अब आप देख सकते हैं 3y जो बहुपद आया है उसमें चर की अधिकतम घात 1 है। चर क्या है, y, और उसकी अधिकतम घात है 1। इसका मतलब बहुपद की घात भी 1 ही होगी, और यह रैखिक बहुपद है, ना कि द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि हमें ऐसा ही ऑप्शन देखना था जो कि द्विघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए तो इसका तो उत्तर आ गया है हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आज के हमारे टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है त्रिघात बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए वैसे तो यह तीसरा प्रकार है, घातों के आधार पर हम बहुपदों को बांट रहे थे। हमने दो बहुपदों को बांट लिया दो प्रकार में, रैखिक और द्विघात। अब हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं, त्रिघात बहुपद। तो जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, जिस बहुपद की घात 3 हो। त्रिघात का मतलब क्या है, 3 घात। तो जिस बहुपद की घात 3 है वह हमारा त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार और डेफिनेशन देखते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 3 होती है वह त्रिघात बहुपद कहलाता है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी बहुपद की घात यदि 3 हो तो वह त्रिघात बहुपद कहलाएगा। एक ही बात है, क्यों, क्योंकि जो चर की अधिकतम घात होती है वही तो बहुपद की भी घात होती है, तो हम कैसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखा जाए यदि, तो हमें एक उदाहरण दिया गया है, x की घात 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चर दिया गया है x, चर की घात 3 भी है, 2 भी है, यहाँ पर 1 भी है। तो चर की हमें काफी घातें दी गई हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे, केवल अधिकतम घात देखेंगे, क्योंकि वही हमारी बहुपद की घात भी होगी। ठीक है, तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर आ गई है 3, और यही हमारे बहुपद की घात भी है 3। और जब बहुपद की घात 3 है तो यह कैसा बहुपद होगा, यह एक हमारा त्रिघात बहुपद होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एक हमें एग्जांपल दिया गया है, जेड गुणा में दिया गया है जेड स्क्वायर प्लस 3z। अब देखिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगा है, तो पहले हम गुणा कर लेते हैं, पहले हम हमारा बहुपद निकाल लेते हैं। तो जेड का गुणा हमने किया जेड स्क्वायर से, जेड गुणा जेड स्क्वायर, यह क्या होगा, जेड गुणा जेड स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर जेड का गुणा करेंगे 3z से, तो जेड गुणा 3z। ठीक है, जेड गुणा जेड स्क्वायर, जेड की घात 1 गुणा जेड की घात 2 क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाती हैं आधार समान हो तो 2 प्लस 1 जेड की घात 3 हो जाएगा, प्लस 3 का 3 जेड गुणा जेड क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो चर है जेड, उसकी अधिकतम घात क्या आ गई है, 3 आ गई है। तो यह भी हमारा एक त्रिघात बहुपद होगा। फिर एक और एग्जांपल दिया गया है 6y क्यूब, 6y क्यूब, यह हमें एग्जाम्पल दिया गया है। तो इसमें तो आप साफ साफ देख सकते हैं
जो चर है y, इसकी अधिकतम घात 3 दी गई है, तो यह तो त्रिघात बहुपद होगा ही होगा। ठीक है, इसे तो हम देखते ही सिंपल बता सकते हैं। चलिए, अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, क्या y+1 और ब्रैकेट में दिया गया है 3y² + 5 एक त्रिघात बहुपद है या फिर नहीं है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर गुणा दिया गया है, दो ब्रैकेट में बहुपद दिए गए हैं और उनका गुणा दिया गया है। तो हम सबसे पहले हमारा जो असली का बहुपद है वो निकाल लेते हैं, गुणा करने के बाद जो आएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं। देखिए, दोनों ही बहुपदों के ऊपर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इसके प्रत्येक पद से इसके प्रत्येक पद का गुणा होगा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले मैं y का गुणा कर रहा हूं, तो y का गुणा सबसे पहले किससे होगा, 3y² से। तो y गुणा 3y² प्लस y का गुणा किससे होगा, 5 से, y गुणा 5। ठीक है, फिर देखिए, +1 का गुणा करते हैं 3y² से, +1 गुणा 3y² और फिर इस +1 का गुणा करेंगे +5 से, तो +1 × 5। ठीक है, अब देखिए, y गुणा 3y² क्या आएगा, 3 का 3, y² गुणा y क्या हो जाएगा, y की घात 3। y की घात 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, y की घात 3 हो जाएगी। प्लस y गुणा 5, 5y प्लस 1 गुणा 3y² तो क्या आएगा, 3y² प्लस 1 गुणा 5 क्या हो जाएगा, 5। तो देखिए, इसमें जो चर है y, इसकी अधिकतम घात कितनी आई है, 3 आई है। तो हम कहेंगे कि बहुपद की घात 3 है, इसीलिए यह त्रिघात बहुपद है। इसीलिए यह दिया गया बहुपद एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, क्या सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक, क्या सभी बच्चों को क्लियर है। यदि किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कुछ भी डाउट आता है, तो बेटा आप एन लिख सकते हैं कमेंट में, या फिर अनम्यूट करके भी तुरंत पूछ सकते हैं। जहां पर भी डाउट आए आप तुरंत अनम्यूट करके पूछ लीजिए। सभी को क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यह आ गया हमारा कि बिल्कुल यह एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे हमने रैखिक बहुपद में देखा था ना, देखिए रैखिक बहुपद क्या होता है, इसमें चर या बहुपद की अधिकतम घात जो होती है वह एक होती है, और एक चर वाला रैखिक बहुपद की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax + b। ax + b होती थी। फिर आया हमारा द्विघात वाला बहुपद, द्विघात में अधिकतम घात 2 होनी चाहिए, तो हमने क्या बता दिया, ax² लिख दिया। फिर कोई x की टर्म भी होगी और एक हमारे पास अचर पद भी होगा। ठीक है, तो अधिकतम घात हमने बना दी 2। उसके बाद अब क्योंकि त्रिघात है, तो हम क्या करेंगे, त्रिघात है तो 3 घात होनी चाहिए, तो कैसे लिख देंगे, देखिए, ax की घात 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है, तो इस प्रकार से जनरल फॉर्म आपको रटने की वैसे जरूरत नहीं है, याद रखें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, आप बना भी सकते हैं जनरल फॉर्म को, कोई बड़ी बात नहीं है। रैखिक में घात आपको एक रखनी है, तो एक घात के लिए आपने लिखा ax + b। 2 रखनी है घात, तो आप अधिकतम घात 2 लिख दें, x² प्लस x की आएगी प्लस c। फिर आपकी घात 3 है त्रिघात में, तो चर की अधिकतम घात 3 तक ले जाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 आपको सॉल्व करना है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको कुछ बहुपद दिए गए हैं, आपको त्रिघात बहुपद की पहचान करनी है। वी हैव टू आइडेंटिफाई क्यूबिक पॉलिनोमियल। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, कुछ बच्चे इसको भी गलत कर रहे हैं, शायद वो जानबूझकर गलत कर रहे हैं या फिर गलती से गलत हो रहा है। आप आराम से पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है और कैसे हमें सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे।
किन्हीं दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है बेटा, आप भी आंसर करें। दो बच्चों का आंसर बाकी है, लास्ट 20 सेकेंड। किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। 10 सेकेंड। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों ने आंसर किया है। ज्यादातर बच्चों का आंसर सही है, कुछ बच्चों ने गलत किया है। देखिए, आपसे क्या कहा गया है, त्रिघात बहुपद पहचानना है जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो चर की अधिकतम घात क्या है, 2 है, तो यह कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। यहाँ पे देखेंगे तो चर है ही नहीं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, चर की अधिकतम घात 0 है, क्योंकि इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 5 गुणा वाई की घात 0। वाई की घात 0 का मतलब क्या होगा, मैंने आपको बताया था, यह 5 एक अचर बहुपद है। इसकी घात कितनी होती है, यदि इसमें बहुपद की घात पूछी जाए तो इसमें घात होती है 0। यह एक अचर बहुपद है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखेंगे तो y की अधिकतम घात क्या है, 4 है, तो यह 4 घात वाला बहुपद है। हाँ, ऑप्शन डी में यदि देखेंगे तो चर की अधिकतम घात 3 है, तो इसीलिए यह त्रिघात बहुपद है। तो और हमें यही पहचानना था त्रिघात बहुपद कौन सा है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए, सर हाँ जी बताइए। सर इसका आंसर फर्स्ट नहीं आएगा क्या, ए? नहीं बेटा, फर्स्ट क्यों आएगा। सर इसमें 7y में प्लस वाई स्क्वेयर होगा तो वाई क्यूब नहीं होगा क्या? नहीं बेटा, प्लस ऐसे नहीं होता, गुणा करने पर होता है। जब भी हम जोड़ और घटाव करते हैं, तब हम ध्यान कीजिए, तब हम समान और असमान पदों को देखते हैं, समान और असमान पदों को देखते हैं। ठीक है, जब हम गुणा करते हैं तो हम इस नियम को लागू करते हैं, ए की घात m गुणा ए की घात n बराबर ए की घात m प्लस n। ठीक है, ये दोनों तो जुड़ ही नहीं सकते ना, क्योंकि दोनों असमान पद हैं। चर समान है, चर की घातें अलग अलग हैं, इसलिए दोनों असमान पद हैं, इसलिए हम इनके आगे इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते। हाँ, यदि गुणा होता 7y गुणा वाई स्क्वायर होता, तो फिर हम क्या कहते हैं, 7 का 7 आ जाता, y गुणा वाई स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं y की घात 1 है, तो क्या होता, y की घात, ये वाला फॉर्मूला लगता फिर, क्योंकि दोनों के क्या आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाती, तो क्या आ जाता, y की घात 3 हो जाती। तब हम लिखते हैं यहाँ पर 7y क्यूब हो जाता, तब यह त्रिघात बहुपद हो जाता। ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपने डाउट पूछा अपना, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। देखिए, सभी बच्चों को यदि कहीं भी डाउट आता है, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने पूछा, बहुत अच्छी बात है, डाउट बिल्कुल आ सकता है, स्वाभाविक बात है। ठीक है, अच्छी बात यह है उन्होंने तुरंत पूछ लिया और अपना डाउट क्लियर हो गया। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद एक त्रिघात बहुपद नहीं है, आपको बताना है कौन सा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। सभी बच्चों को आंसर करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, गलत नहीं करें, बहुत ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए, लास्ट दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी सॉल्व करेंगे। लास्ट 20 सेकेंड।
लास्ट 10 सेकेंड। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए हैं, बहुत अच्छे। तो देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या दिया गया है, हमें बताना है निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघात बहुपद नहीं है, यानी कि चर की अधिकतम घात 3 नहीं है। तो देखिए इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो यह तो एक त्रिघात बहुपद है। इसमें चर z है, इसकी भी अधिकतम घात 3 है, तो यह भी एक त्रिघात बहुपद है। इसमें देखिए चर की घात 3 भी है लेकिन 4 भी है, तो हम चर की अधिकतम घात देखते हैं क्योंकि वही हमारी बहुपद की घात होती है। तो इसमें बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 4। इसका मतलब यह एक त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, और हमें यही पहचानना था कि कौन सा त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी में भी देख लीजिए, आपको चर की घात 1 भी दी गई है, 2 भी दी गई है और 3 भी दी गई है, तो इसमें चर की अधिकतम घात 3 होगी, तो भी यह एक त्रिघात बहुपद होगा। तो हमारा आंसर कौन सा सही आ गया, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64। आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है फिर से। देखिए अभी आपको गलत नहीं करना है क्योंकि इस प्रकार के हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एग्जाम्पल में भी किए थे हमने, फिर आपको काफी करने को भी दिए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ध्यान से सॉल्व करें, सही उत्तर आएगा आपका बिल्कुल। आपको त्रिघात बहुपद को पहचानना है। कुछ बच्चे बहुत जल्दबाजी में आंसर करते हैं और बेटा ज्यादातर बच्चों के देखिए ऐसे आंसर गलत होते हैं। आप पहले ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है और क्या हमें दिया गया है। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, गलत नहीं करना है। बेटा काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप थोड़ा सा ध्यान देकर देखेंगे। चलिए किसी एक स्टूडेंट का बाकी रह गया है आंसर। चलिए सभी बच्चों ने आंसर कर दिया है, अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या आएगा। हमें त्रिघात बहुपद को पहचानना है। ठीक है, ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए क्या दिया गया है, y 5y² प्लस y की घात 3। ठीक है, अच्छा चलिए पहले ये बताइए ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है, ईमानदारी से। ऑप्शन ए किस किस बच्चे ने आंसर किया है, ऑनेस्टली बताइए। ठीक है, ओके, ठीक है चलिए। दीपू सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, देखिए अच्छा कोई जिस भी बच्चे का नाम लिया जाए ऐसा नहीं है कि वो क्लास छोड़कर चले जाएं। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसे हम कैसे गुणा करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो गुणा कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं किसका गुणा करूंगा किससे, इसका गुणा लिख के बताइए। पहले y का गुणा हम किससे करेंगे, अनम्यूट करके बता सकते हैं आप। y की गुणा 5y² से। वेरी गुड, और इसका गुणा करने पर क्या आएगा, 5y³। 5y³। वेरी गुड, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर इसके बाद प्लस में और भी कुछ लिखेंगे। तो पूज्य राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आप बताइए क्या लिखेंगे प्लस के बाद।
प्लस के बाद और भी कुछ लिखेंगे ना? सर y गुना में y का y की पावर 3। वेरी गुड। तो क्या आएगा y का गुणा करेंगे जब y की पावर 3 से? बताइए, y का गुणा करेंगे जब y की पावर 3 से तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। अच्छा, नहीं पता है तो आप डायरेक्टली मना कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं पता। हाँ जी, y का गुणा करेंगे जब y की पावर 3 से तो क्या आएगा बताइए। देखिए, आप अनम्यूट ही नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं आता है y का गुणा y की पावर 3 से जब करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कह सकते हैं सर मुझे नहीं पता। नहीं, अच्छा, जिनसे पूछा जा रहा है अभी केवल वही बताएंगे, ठीक है। हाँ जी, पूज्य राजेश्वरी जी की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटे जल्दी से अनम्यूट करके बताइए, देखिए टाइम हमारे पास कम है। अच्छा ठीक है, देखिए आप है ना क्लास जो भी बच्चों से पूछा जाता है, यदि यदि आपको नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बता दें, कमेंट में लिख दें कि सर मुझे नहीं पता। तो मैं कम से कम आपको बता सकता हूँ वो चीज जिससे कि आप उस चीज को सीख सकें। आप क्लास छोड़कर चले जाते हैं तो उससे आप सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे कभी भी क्लास छोड़कर नहीं जाना है। तो देखिए y गुणा y की पावर 3, यहाँ पर क्या है, y की घात 1 है गुणा y की घात 3 है। y की घात 1 गुणा y की घात 3 है। इसे यहाँ पर आधार समान है, गुणा में है, तो घातें जुड़ जाएंगी। आपको हमेशा बताया हुआ है कि कभी भी गुणा करें तो यही फॉर्मूला लगता है, a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 और 3 को हम जोड़ेंगे क्योंकि आधार समान है y इनकी घातें जुड़ जाएंगी। तो 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, y की घात 4। तो बिल्कुल 5 हमारा उत्तर क्या आएगा, 5 y की घात 3 प्लस y की घात 4। अब यहाँ पर देखिए चर की अधिकतम घात क्या आ गई है, 4। तो इसका मतलब बहुपद की अधिकतम घात कितनी होगी, 4 होगी। लेकिन हमें तो त्रिघात बहुपद को पहचानना था, 3 घात वाला। इसका मतलब यह 3 घात वाला नहीं है, यह 4 घात वाला है। तो यह हमारा उत्तर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत उत्तर होगा। जिन भी बच्चों ने ऑप्शन ए आंसर किया है वो जरूर चेक करेंगे उन्होंने कहां पर मिस्टेक की है, कहां पर गलती की है। और यदि कहीं पर भी डाउट रह जाता है तो वो अभी तुरंत पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसका हमारा उत्तर के ऑप्शन ए तो नहीं है। अब हम चलते हैं ऑप्शन बी पर। तो देखिए ऑप्शन बी क्या दिया गया है, x प्लस 1 गुणा में है एक्स स्क्वायर प्लस 3। दोनों के ऊपर ब्रैकेट है, इसके प्रत्येक पद का इसके प्रत्येक पद से गुणा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले x का गुणा करते हैं। किसका गुणा करेंगे, x का गुणा करेंगे, किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस फिर x का गुणा किससे करेंगे, 3 से, x गुणा 3 प्लस फिर इस प्लस 1 का गुणा किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से। तो प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 1 का गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो प्लस 1 गुणा 3, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रत्येक पद का प्रत्येक पद से गुणा हो गया है। एक्स गुणा एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स की घात 3। कैसे आया, यहाँ पर एक्स की घात 1 है, यहाँ पर एक्स की घात 2 है, गुणा में है, आधार समान है, एक्स एक्स घातें जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 प्लस एक्स गुणा 3 क्या हो जाएगा, 3x प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 3। चर की अधिकतम घात कितनी आई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 है, तो बहुपद की घात भी 3 होगी। तो यह हमारा एक त्रिघात बहुपद हो गया है और हमें त्रिघात बहुपद ही पहचानना था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है।
अब आप देखिए क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए इसमें हो सकता है गुणा में थोड़ा सा आपको समय लगा होगा, तो बजाय ऑप्शन बी के आप पहले देखिए सी और डी ऑप्शंस को। पहले है ना सभी ऑप्शंस को आप थोड़ा सा जल्दी से देख लीजिए। आपने ऑप्शन ए देखा, इसका आसानी से गुणा हो सकता है, आपने गुणा किया, अधिकतम घात आई 4, यह हमारा उत्तर नहीं हुआ। उसके बाद आपको लग रहा है कि हो सकता है बी ऑप्शन को सॉल्व करने में थोड़ा सा मुझे समय लग सकता है, तो पहले मैं क्यों ना सी और डी को चेक कर लूं, क्योंकि सी और डी देखते ही मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ऑप्शन सी देखिए, y की अधिकतम घात क्या है, 4 है, तो इसका मतलब बहुपद की घात 4 है, तो त्रिघात बहुपद नहीं है। ठीक है, फिर आपने ऑप्शन डी को देखा, ऑप्शन डी में चर की अधिकतम घात 5 है, इसका मतलब यह भी त्रिघात ऑप्शन नहीं, त्रिघात बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन ए भी हमारा गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो पक्का फिर ऑप्शन बी ही हमारा उत्तर होगा। तो आप ऑप्शन बी को बिना सॉल्व किए ही आंसर दे सकते हैं जल्दी से। ठीक है, शायद हो सकता है कुछ बच्चों ने ऐसे ही किया हो। चलिए, तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन 64, इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अच्छा जल्दी से चलिए हम देख लेते हैं, समरी पढ़ लेते हैं। 3 प्रकार के हमने बहुपद देखे, किसके आधार पर, घातों के आधार पर। बहुपद की घात के आधार पर रैखिक, द्विघात और त्रिघात। इनके मानक रूप क्या होते हैं, रैखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होती है, 1, तो इसका मानक रूप क्या हो गया, ax प्लस बी। द्विघात में अधिकतम घात 2 होती है, तो अधिकतम घात हमने 2 रखते हुए मानक रूप क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। और यहाँ पर 3 घात रखते हुए मानक रूप क्या आ गया, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। ठीक है, उदाहरण आप देख सकते हैं, वैसे हमने काफी सारे उदाहरण अभी तक सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, यहाँ तक यदि किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो जल्दी से अनम्यूट कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं। यदि कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। किसी को यदि कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का तो जल्दी से पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। कोई डाउट नहीं है, ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो फिर हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं। अब देखिए, आखिर एक इक्वेशन होती क्या है और क्या दर्शाती है। एक समीकरण दो बीजीय व्यंजकों या फिर दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। दो व्यंजकों की समानता को दर्शाता है। अच्छा, अब हो सकता है शायद आपको समझ में नहीं आया हो डेफिनेशन से, तो चलिए एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। एक व्यंजक हमें दिया गया है x प्लस 2, ठीक है, यह एक बीजीय व्यंजक है। और एक दूसरा हमें व्यंजक दिया गया है 0। यह कैसा व्यंजक है, एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है, अंक गणितीय व्यंजक जिसे हम कहते हैं। तो आपका समीकरण किस प्रकार से लिखा गया है, x प्लस 2 बराबर 0। तो आखिर यह एक समीकरण है, कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे दो व्यंजक थे हमारे पास, x प्लस 2 और 0। यह जो हमें लिखकर दिया गया है, यह दोनों व्यंजकों की समानता को दर्शा रहा है। बीच में जो बराबर का चिन्ह है, यह बता रहा है कि ये दोनों जो व्यंजक हैं, x प्लस 2 और 0, यह दोनों बराबर हैं। तो यह इन दोनों व्यंजकों की समानता को, बराबर चीज को दर्शा रहा है। इसीलिए यह हमारा क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, तो समीकरण को पहचानने का बहुत ही आसान सा तरीका है कि उसमें कहीं ना कहीं बीच में बराबर का चिन्ह जरूर होगा, और कुछ चीज यहाँ पर लिखी हुई होगी बराबर के बाएं साइड में, लेफ्ट साइड में, और कुछ व्यंजक दाईं साइड में लिखा होगा, राइट साइड में लिखा होगा। तो जहां पर भी जिस भी व्यंजक में आपको बीच में बराबर का चिन्ह दिख जाए, वह आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी बीजीय व्यंजक में बीच में बराबर का चिन्ह दिख जाए तो वह समीकरण कहलाएगा। और वह दर्शा क्या रहा है, वह इसके दोनों साइड में कुछ ना कुछ व्यंजक होंगे। यहाँ पर जैसे x प्लस 2 है, यहाँ पर 0 है, यह इन दोनों को दर्शाएगा कि दोनों व्यंजक बराबर हैं, समान है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपको दर्शाया भी गया है, एक तराजू टाइप में, बैलेंस टाइप में दिया गया है। और यह आपका जो समीकरण है दर्शा रहा है कि यह दोनों जो व्यंजक हैं, x प्लस 2 और 0, यह दोनों क्या हैं, बराबर हैं।
इसीलिए यह एक समान लेवल पे है, इसलिए यह एक समान लेवल पे है, कोई भी ज्यादा या कम नहीं है, दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब जो हमने ये तो देख लिया कि बराबर के चिन्ह होगा बीच में किसी बीजीय व्यंजक में, तो वह हमारा समीकरण कहलाएगा। तो यह हमारा एक दिया गया समीकरण है, कैसे पहचाना, बीच में बराबर का चिन्ह है। अब बराबर के जो लेफ्ट साइड होता है या फिर जो बाईं साइड में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बायां पक्ष, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसे शॉर्टकट में हम क्या लिखते हैं, LHS। इसका पूरा मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, और बराबर के जो दाएं में स्थित होता है, राइट साइड में स्थित होता है, उसे हम कहते हैं दायां पक्ष, जो कि यहाँ पर क्या है, 0 है, और इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड, और इसे शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, RHS। और बायां पक्ष और दायां पक्ष के बीच में क्या होता है, बराबर का चिन्ह होता है, जिसे हम समता का चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे समीकरण में बीच में बराबर का चिन्ह होगा, उसमें बाईं साइड में बायां पक्ष होगा, दाईं साइड में दायां पक्ष होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समीकरण को पहचान सकते हैं। अब देखिए, हो सकता है कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा हो। हमने 3 चीजें मुख्यतः देखी हैं, एक देखी है बीजीय व्यंजक, एक देखा है बहुपद, और एक देखा है समीकरण। तो आखिर इन तीनों में फर्क क्या है, देखिए वैसे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, बीजीय व्यंजक क्या होता है कि यदि कहीं पर भी किसी भी व्यंजक में चर उपस्थित है तो वह बीजीय व्यंजक कहलाएगा। जैसे कि हमें दिया गया है √x, तो क्या यह एक बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें चर है। बहुपद क्या होता है, यदि बीजीय व्यंजक में चर जो है, चर की जो घात है वह पूर्ण संख्या है, चर की घात यदि पूर्ण संख्या है तो फिर वह हमारा क्या कहलाएगा, वह हमारा बहुपद कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर x की घात 1 है, 1 हमारी एक पूर्ण संख्या है, तो यह हमारा बहुपद होगा। इसका मतलब प्रत्येक बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह भी तो एक बीजीय व्यंजक है, लेकिन क्या यह बहुपद है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो x है इसके ऊपर वर्गमूल है, इसका मतलब इसकी घात 1/2 है, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है, लेकिन हाँ बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बात आती है समीकरण की। तो समीकरण क्या होगा, यदि कहीं बीजीय व्यंजक में क्या आ जाए, बीच में कहीं बराबर का चिन्ह आ जाए, यदि कहीं बीच में बराबर का चिन्ह आ जाए तो वह आपका समीकरण बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए x+2 है, यह एक बीजीय व्यंजक है, यदि मैं इस बराबर करके कुछ और लिख दूं, 2 - 3 + 4, कुछ भी लिख दूं बराबर की राइट साइड में, तो क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, इसलिए यह हमारा एक समीकरण बन गया है। ठीक है, अच्छा, समीकरण में जरूरी नहीं है कि चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। मान लीजिए आपको इस तरह भी दिया गया है √x+2 = 0, और आपसे पूछा जाता है क्या यह एक समीकरण है, बिल्कुल यह एक समीकरण है। इसमें हमें पूर्ण घात नहीं देखनी है, पूर्ण घात केवल किस में होगी, बहुपद में होगी। ठीक है, क्या सभी बच्चों को कंफ्यूजन क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से। डाउट नहीं रखना है, ठीक है, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट है तो तुरंत अनम्यूट करके पूछ लेंगे, कमेंट में एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सभी को क्लियर है, बहुत अच्छे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 65, क्या x+2 = 4 एक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 65 आपको बताना है, क्या x+2 = 4 एक इक्वेशन है क्या। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, चलिए लास्ट 10 सेकंड, किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है।
जल्दी से आंसर करेंगे वो भी जिनका आंसर रह रहा है। 5। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए, वेरी गुड। तो बिल्कुल जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बीच में क्या दिया गया है, बराबर का चिन्ह है। तो यह हमारा क्या होगा, x + 2 = 4। यह हमारा एक इक्वेशन होगी, एक समीकरण होगा। यदि आपसे इसमें पूछा जाता है बायां पक्ष कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, तो बराबर के जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है यह वाला, यह हमारा बायां पक्ष होगा। और यदि आपसे दायां पक्ष पूछा जाता है तो 4 जो है यह हमारा राइट हैंड साइड होगा। ठीक है, तो बिल्कुल यह हमारी एक समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 66, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि समीकरण कौन सा है। आपको समीकरण की पहचान करनी है। ध्यान से ऑप्शंस को देखें, क्वेश्चन आसान है लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ऑप्शंस को ध्यान से देखें फिर अपना आंसर करें। चलिए किन्हीं एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। सभी बच्चे आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ गए हैं, वेरी गुड। और सभी बच्चों के बिल्कुल सही आंसर हैं। क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, समीकरण की पहचान करनी है। ऑप्शन ए, बी और डी किसी में भी बराबर का चिन्ह नहीं है, इसलिए ये तीनों हमारे गलत ऑप्शन होंगे। ये तीनों बहुपद हैं लेकिन ये तीनों क्या नहीं है, समीकरण नहीं है। समीकरण क्या होगा, केवल ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें बीच में बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ व्यंजक लिखे हैं। बायां पक्ष क्या हो गया, y-6, राइट हैंड साइड हो गई आपकी 0। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलिए किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है, बेटा आप भी आंसर करें। बहुत बढ़िया। चलिए तो सभी का आंसर फिर से सही है, साफ साफ दिख रहा है, केवल ऑप्शन सी है जिसमें बराबर का चिन्ह है। तो यही हमारा एक समीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। अच्छा, अब जैसा हमने बहुपद के प्रकार देखे थे ना, घात के आधार पर हमने बहुपद के प्रकार देखे थे, घातों के आधार पर कितने प्रकार थे, आपका रैखिक बहुपद था, द्विघात बहुपद था, त्रिघात बहुपद था। सेम उसी प्रकार से आपके समीकरण के भी प्रकार होते हैं घातों के आधार पर ही, और सेम ही प्रकार होते हैं, रैखिक, द्विघात और त्रिघात। और इनका मतलब भी बिल्कुल सेम है। रैखिक मतलब जिस समीकरण की घात 1 हो वह आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी घात है समीकरण की, चर की अधिकतम घात 1 है, तो यहाँ पे समीकरण की घात भी 1 हो गई, इसलिए यह रैखिक समीकरण हो गया। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं चर की अधिकतम घात 2 है, और यह क्योंकि एक समीकरण है तो यह हमारा द्विघात बहुपद की जगह द्विघात समीकरण हो गया। और सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी चर की घात 3 लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद की जगह क्या हो गया, त्रिघात समीकरण हो गया है। तो यदि आपको देखिए बराबर में 0 नहीं लिख कर दिया जाता तो यह हो जाते रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। लेकिन क्योंकि यह समीकरण है तो हम क्या बोल देंगे, रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और मेनली यही हमारे सिलेबस में है, यही हमें आगे चल के पढ़ना भी है काफी डिटेल में, एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए अब आपको डेफिनेशन है ना नाम से याद रखनी है, रटनी नहीं है। इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण, इन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम। जिस समीकरण में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। यह तो हमने पहले देख लिया है कि यह सभी क्या है, हमारे रैखिक समीकरण हैं, क्योंकि इन सभी में चर की अधिकतम घात कितनी है, एक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होंगे। तो देखिए इसमें मुख्यतः तीन शब्द आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है एक तो एक चर वाला, एक तो हमारा क्या होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, यानी कि पूरी समीकरण में केवल एक ही चर हो। दूसरा हमारा शब्द क्या आ रहा है, रैखिक। रैखिक का मतलब क्या है, चर की घात एक होनी चाहिए। और समीकरण का मतलब क्या है कि उन दो पक्ष होने चाहिए और उनके बीच में समता का चिन्ह यानी कि बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो आपको यदि कोई चीज दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि क्या वह एक चर वाला रैखिक समीकरण है, तो आपको यह तीन चीजें उसमें चेक करनी है। सबसे पहले कि क्या वो समीकरण भी है क्या, उसके बाद क्या वह रैखिक है यानी कि चर की घात क्या उसमें अधिकतम एक है, और यदि है तो फिर आपको देखना है कि उसमें चर कितने हैं। यदि एक ही चर है तो वह फिर एक चर वाला आपका रैखिक समीकरण होगा। रटना नहीं है, जो आपसे पूछा है शब्दों के आधार पर आपको पता लगाना है। ठीक है, चलिए उदाहरण की सहायता से देखते हैं। मान लीजिए हमें यह वाला उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले x-1 बराबर 2, हमें बताना है इन सभी उदाहरणों में कि कौन कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है और कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। तो देखिए सबसे पहले इस एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले चेक किया क्या यह समीकरण है क्या, तो बिल्कुल समीकरण तो है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो समीकरण तो है। उसके बाद क्या रैखिक है क्या, रैखिक का मतलब चर की अधिकतम घात एक, यहाँ पे चर x है इसकी घात एक है, तो बिल्कुल यहाँ पर यह चर की घात एक है तो यह रैखिक भी है। उसके बाद देखते हैं क्या एक ही चर है क्या, तो बिल्कुल आप देख सकते हैं एक ही चर है। तो हमारी तीनों शब्द इसमें तीनों ही चीजें आ रही हैं, एक चर है, रैखिक है और समीकरण है, तो हम कहेंगे यह पूरा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, चलिए अब इस वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले चेक किया क्या यह समीकरण है क्या, बिल्कुल समीकरण है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो समीकरण तो है। क्या रैखिक है क्या, चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह रैखिक नहीं है, तो यह रैखिक नहीं है बल्कि कैसा है, द्विघात है। उसके बाद चेक किया, यदि आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे यहीं पर ही खत्म हो गया कि यह रैखिक समीकरण तो नहीं है। उसके बाद देखा क्या एक ही चर है क्या, तो हाँ चर एक ही है, इसमें x ही है, तो चर एक ही है, तो हम इसे क्या बोलेंगे इस समीकरण को, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, यह एक चर वाला द्विघात समीकरण है। क्योंकि एक ही चर है तो समीकरण तो एक ही चर वाला होगा, लेकिन रैखिक नहीं होगा, द्विघात होगा, तो यह एक चर वाला द्विघात समीकरण होगा। क्लियर है क्या, सभी बच्चों को समझ में आया किस प्रकार से हम समीकरणों के नाम रखेंगे। ठीक है, रटेंगे नहीं, बिल्कुल समझेंगे। क्लियर है, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए। बेटा यदि सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे, यदि समझ में नहीं आया है तो एन लिखेंगे, आ गया है तो वाई लिखेंगे। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, तो यह समीकरण तो है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, रैखिक भी है क्योंकि यहाँ पर चर दो हैं y और y, इनकी अधिकतम घात एक ही है। ठीक है, तो यह रैखिक भी है, समीकरण भी है और एक ही चर है y। दो तरफ लिखा है लेकिन चर तो एक ही है y, कोई दूसरा चर नहीं है y के अलावा, तो बिल्कुल यह भी रैखिक एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा।
अब बताइए यहाँ पर ये वाला यदि आप देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या यह समीकरण है क्या? बिल्कुल। बीच में बराबर का चिन्ह है तो समीकरण तो है। रैखिक है क्या? बिल्कुल रैखिक। देखिए y की घात भी एक है, z की घात भी एक है, तो यह रैखिक भी है। क्या एक चर वाला है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पर दो चर हैं y और z, तो एक चर वाला नहीं है। कितने चर वाला है? दो चर वाला है। तो हम इसे कैसे बोलेंगे? यह दो चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसा है? दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, एक चर वाला नहीं है क्योंकि दो चर मौजूद हैं। अब मान लीजिए मुझे एक और समीकरण दिया जाता है वाई क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, तो मैं इसे कैसे बोलूंगा कि यह, देखिए सबसे पहले समीकरण तो है, तो हमने लिखा समीकरण तो है, टिक्का मार्क कर दिया। फिर इसके बाद चर देखे कि चर कितने हैं, तीन चर हैं, तो यहाँ पे लिखा तीन चर। और घात कितनी है? अधिकतम घात कितनी है चर की? तीन, तो यह त्रिघात है। तो हम कैसे बोलेंगे? यह तीन चर वाला त्रिघात समीकरण है। तीन चर वाला त्रिघात समीकरण है। तो इस प्रकार से आप समीकरणों को पहचान सकते हैं। रटना नहीं है, समझना है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? सभी को क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 68, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 68 पोल सेक्शन में लिखेंगे। पोल सेक्शन में आपको अपना आंसर मार्क करना है। आपसे वही पूछा गया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान करनी है। ध्यान से देखेंगे, जल्दबाजी में उत्तर नहीं करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। चलिए किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है, बेटा जल्दी से आंसर करें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का बिल्कुल सही उत्तर है। क्या उत्तर आएगा? ऑप्शन ए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। क्यों होगा ऑप्शन ए सही उत्तर? क्योंकि आप देख सकते हैं समीकरण भी है, रैखिक भी है, चर की अधिकतम घात एक है और केवल एक ही चर है x, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन बी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें दो चर हैं, x हो गया और y हो गया, तो यह दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ठीक है। ऑप्शन सी क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी दो चर हो गए x और z, तो यह आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं है? क्योंकि चर की अधिकतम घात दो है, तो यह क्या हो गया आपका? द्विघात समीकरण हो गया एक चर वाला। ठीक है, तो एक चर वाला रैखिक समीकरण केवल ऑप्शन ए है। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 69। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, फिर से एक चर वाला रैखिक समीकरण ही बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है आज के। चलिए किन्हीं दो बच्चों के आंसर रह गए हैं, आप भी आंसर करेंगे जल्दी से। लास्ट स्टूडेंट, किसी एक स्टूडेंट का आंसर रह रहा है, बेटा आप भी आंसर करें। सर 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट, 5 मिनट तो नहीं दे पाएंगे। चलिए आप सॉल्व कीजिए, 5 मिनट तो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, आप सॉल्व करें। एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको बताना है।
सर नेट नहीं चल रहा। कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, आप कमेंट में कर लेकिन देना, सर 5 आप कमेंट में आंसर कर देना, ठीक है, अभी आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए एक चर वाला रैखिक समीकरण हमसे पूछा है, तो क्या होगा, हम देख रहे हैं ऑप्शन, यदि देखिए ए को हाँ जी वेरी गुड। तो ऑप्शन ए को यदि देखें तो वो समीकरण ही नहीं है, क्योंकि कहीं बराबर का चिन्ह नहीं है। ऑप्शन बी को देखें तो उसमें दो चर हैं एक्स और वाई, तो यह भी एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। ऑप्शन सी को देखें तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह है तो समीकरण है, एक्स की घात एक है तो रैखिक भी है, और केवल एक ही चर है एक्स। ठीक है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। ऑप्शन डी क्यों नहीं है? क्योंकि चर की अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात होगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको फिर से वही बताना है कौन सा एक चर वाला रैखिक समीकरण है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए किन्हीं दो बच्चों के आंसर बाकी हैं, आप भी आंसर करेंगे जल्दी से। हाँ जी, किसी एक स्टूडेंट का आंसर बाकी है। सर मेरा नेट ही नहीं चल रहा, आप आगे चला लो क्लास। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, यदि आप कमेंट में आंसर कर पाए तो कमेंट में कर सकते हैं। तो देखिए आप जैसा कि देख ही सकते हैं, ऑप्शन ए देखूं तो उसमें समीकरण है लेकिन दो चर हैं, वाई भी है और जेड भी है, तो यह दो चर वाला हो गया। ऑप्शन बी को यदि मैं देखूं तो इसमें तो तीन चर हैं एक्स वाई जेड, तो यह तीन चर वाला हो गया। ऑप्शन सी को यदि देखूं तो इसमें कितनी घात है? अधिकतम दो घात है, तो यह द्विघात हो गया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें समीकरण भी है, बराबर का चिन्ह है, क्योंकि उसके बाद आप देखेंगे तो चर एक ही है केवल x, और उसकी अधिकतम घात एक है, तो यह एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए, तो यदि अभी आपका कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप रुक सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी। यदि कोई डाउट है तो डाउट को क्लियर करके जाएंगे, बिना डाउट क्लियर किए हुए नहीं जाना है।